क्लास 9 के ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में कुछ हमारे इम्पोर्टेंट मैप्स हैं जिनको देखना हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको एक छोटा लिस्ट बनाया है मैंने जो मैप्स इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लो तो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जैसे सबसे पहला जो मैप है वो भारत की अवस्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी देशांतर से अक्षांश तक है। तो अगर हम भारत की लंबाई देखें तो ये नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये 8.4 से 37.6 डिग्री तक है भारत की लंबाई, और इसकी चौड़ाई है 68.7 से 97.25, ये इसकी चौड़ाई है। और भारत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की तुलना में ज़्यादा है, और भारत की अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि वह विषुवत रेखा के उत्तरी ओर में स्थित है। दूसरा हमको देखना है कि भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और अगर हम भारत की चौड़ाई देखें तो ये है 2933 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। दूसरा ये हमको याद रखना है कि जो ये मानक यमयोत्तर लाइन है, जिसको कि भारत का टाइम जोन भी कहा जाता है, भारत की समय रेखा, तो ये कौन से डिग्री से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 82.30 डिग्री से। तो ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर की नैनी नामक जगह से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। दूसरा हमको याद रखना है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं, इसमें एक है पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। और भारत की सबसे लंबी अगर सीमा रेखा किसी देश से मिलती है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो भारत की इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है बांग्लादेश के साथ। अगला मैप हम देख लेते हैं। ये है भारत के वन मार्ग और समुद्री मार्ग। तो किन किन मार्गों के ज़रिए भारत का पानी के ज़रिए व्यापार होता है या आना जाना होता है, या फिर वायु मार्ग। तो हम देखेंगे तो जो समुद्री मार्ग है ये एक तो यमन के पास से होके गुजरता है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्वेज नहर से होके, जो कि यूरोप को भारत से जोड़ता है। तो ये लाल सागर से होता हुआ भारत में मुंबई, कोचीन और कलकत्ता तक जाता है। दूसरा एक मार्ग है जो कि साउथ अफ्रीका से तंजानिया से होके मुंबई तक पहुंचता है। और ये देखेंगे आप थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ से जो व्यापार होता है भारत का पानी के ज़रिए तो वो कोलकाता से होके गुजरता है। और इसी तरीके के मैप्स हैं जो यहाँ पे देखेंगे आप, पानी के ज़रिए जापान से भी भारत का व्यापार होता है। तो अगर मैप में पूछने के लिए आता है कि पानी के ज़रिए आपको रास्ता दिखाना है कैसे भारत में व्यापार होता है, तो आप इस तरीके से दिखाएंगे लाइन ड्रॉ करके। उसके बाद कुछ एयरवेज़ हैं जो वायु मार्ग हैं। तो अब यहाँ पे देख पाएंगे ये भी लाइंस हैं। कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर, जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई, ये सब इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे सामान को ले जाने के साथ साथ यात्री भी काफ़ी संख्या में यहाँ से आवागमन करते हैं। अगला एक मैप है जो कि प्लेट्स की विभिन्न गतियों को दर्शाता है। तो 4 तरीके की गतियाँ होती हैं प्लेट्स की। एक होती है अभिसारी परिसीमा, रूपांतर परिसीमा और अपसारी परिसीमा। ओके, इसमें 3 हैं। और हमको ये देखना है कि जो प्लेट्स मतलब जो पृथ्वी के अंदर की भूमि प्लेट्स होती हैं, जो बहुत, जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप और महासागर जिसमें तैर रहे होते हैं। तो कई बार हम अर्थक्वेक का को महसूस करते हैं क्योंकि ये प्लेट्स जो होती हैं ये आपस में टकरा रही होती है। तो ये 3 तरीके से टकराती हैं। कभी कभी ऐसा होता है अभिसारी में कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। आप देख पा रहे होंगे एक प्लेट नीचे चली गई है, दूसरी आगे चली गई है। इस तरीके का आपको हिमालय में देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमालय में भी सेम यही अभिसारी तरीके का परिसीमा बनी है, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ गई है और उसके बाद में हमारे हिमालय माउंटेन्स बने हैं। दूसरा है रूपांतर सीमा। इसमें क्या होता है, प्लेट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, खिसकती हैं। एक प्लेट ऊपर की तरफ चलती है, दूसरी प्लेट नीचे की तरफ चलती है, और ये रगड़ खाती हैं।
तीसरे तरीके की प्लेट्स में क्या होता है कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। आप देखेंगे कि एक प्लेट राइट डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी की लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। इसको अपसारी परिसीमा कहते हैं। तो ये तीनों नेम और ये पिक्चर्स आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको उस तरीके से ड्रॉ करना होगा। उसके बाद है भारत की जो वर्ल्ड की भूपृष्ठ की मुख्य प्लेट्स हैं। ये जो प्लेट्स अभी हमने देखी है, जिस तरीके से इनका परिसंचालन होता है, इसकी ये सब मुख्य प्लेट्स हैं। जैसे यूरेशियन प्लेट है सबसे बड़ी, उसके नीचे इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है जिसमें भारत भी शामिल है। और ये देखिए ऊपर से ये जो आपको फ्लैग सा दिख रहा है, ये यहाँ पे इनकी सीमाएं हैं, यहाँ पे प्लेट चेंज हो जाती है। एक अफ्रीकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट्स है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, उत्तर अमेरिकी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। ये सारी प्लेट्स आपको इनकी नेम्स याद होने चाहिए। उसके बाद में भारत की जो मुख्य भू आकृतियाँ हैं उनके बारे में दिया गया है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं। जैसे कि ये हैं कराकोरम से लेके पूरा जो खासी गारो जयंतिया के ऊपर, यहाँ पे पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिम में हिमालय थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और ये ज़्यादा फैला हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे पतली इनकी श्रेणी होती जाती है और पूर्व में ये काफ़ी ज़्यादा कम एरिया में हो जाते हैं। और जो पूर्व के पहाड़ हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं हाइट में, और पश्चिम के उनके कंपैरेटिवली कम ऊंचे हैं। और हिमालय पर्वत अरुणाचल प्रदेश के बाद आके थोड़ा सा देखो टेढ़ा हो जाता है, ये फिर नीचे को आ जाता है। ये सब भी हिमालय का ही पार्ट है। और हिमालय के ऊपर जो पर्वत हैं वह है हिंदू कुश पर्वत और क्युनलुन श्रेणी। ये दो पर्वत हैं जो आपस में पामीर ग्रंथि में मिलते हैं। तो जब ये यहाँ पे मिलते हैं तो ये ग्रंथि सी यानी कि गांठ सी बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पहाड़ हैं थोड़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ये हिमालय के ऊपर स्थित है। उसके बाद है सुलेमान श्रेणी जो कि इस समय पाकिस्तान में स्थित है, ये भी पर्वत श्रेणी का नाम है। भारत में ये है अरावली श्रेणी, ये भी वलित पर्वत है, जिस तरीके से हिमालय वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, और ये दिल्ली तक फैले हुए हैं। तो दिल्ली पे आके ये ख़त्म हो जाते हैं, सबसे कम ऊंचाई इनकी यहाँ पे है, और ये राजस्थान से शुरू होते हैं। उसके अलावा थोड़े पर्वत गुजरात में भी है, गिर श्रेणी जिनका नाम है, विंध्य श्रेणी है मध्य भारत में, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव की पहाड़ियाँ हैं, और पूर्व में पूर्वी घाट। इस तरीके से देखिए थोड़ा बिखरे बिखरे से पर्वत श्रेणियाँ हैं। और यहाँ पश्चिम में है पश्चिमी घाट, ये देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा लाइन में है, स्ट्रेट लाइन इनकी है जो पूरा पश्चिमी भारत के किनारे में फैला हुआ है। तो ये पर्वत श्रेणियाँ आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे खासी गारो जयंतिया की भी पहाड़ियाँ हैं, ये हैं भारत के पूर्व में स्थित हैं। और अगला हम देख लेते हैं अपवाह के बारे में, जो पानी का नदी का अपवाह किस तरीके से होता है, तो उनको क्या क्या कहा जाता है। पहला होता है धूमाकृतिक अपवाह। इसमें क्या होता है, देखिए आप मुख्य धारा है और मुख्य धारा से उसकी सहायक नदी आके मिलती हैं, तो एक तरीके से आप देखेंगे कि छोटी छोटी कुछ इसमें लहरें भी निकल जाती हैं जिनको कि वो पूंछ जैसी सी लगती है, तो इसको क्या बोला जाता है, धूमाकृतिक अपवाह। दूसरा होता है आयताकार अपवाह। आयत का मतलब होता है जो चौकोर होती है, तो जहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा फ्लैट सरफेस होता है वहाँ पे आयताकार अपवाह होगा, और जहाँ पे थोड़ा माउंटेन वाला पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे धूमाकृतिक अपवाह होता है, जैसे कि ऊपर के चित्र में हम देख पा रहे हैं। तीसरे तरीके का अपवाह होता है जहाँ थोड़ी सी फोल्डेड टाइप ज़मीन होती है, वहाँ पे बनते हैं जालीनुमा अपवाह, जो अवरोधक शैलकंटक होते हैं, मतलब जैसे स्पीड ब्रेकर की शेप होती है उस तरीके से अगर ज़मीन है तो इस तरीके का पानी का बहाव होता है। चौथा होता है अरीय प्रवाह। इसमें क्या होता है कि बीच में से ज़मीन उठी हुई होती है, जैसे कि कोई पहाड़ है तो वहाँ से नीचे नीचे धाराएं आ रही होती हैं और वो चारों तरफ फैलती है शिखर से, तो इसको बोलते हैं अरीय अपवाह। और यहाँ हम देख लेते हैं कि नदी की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं नदी की। सबसे पहला होता है ऊपरी भाग, जहाँ से
नदी का स्रोत स्टार्ट होता है। तो वहाँ से आप देख पा रहे हैं बहुत ही पतली धारा से स्टार्ट होता है, उसमें पानी कम होता है, फिर धीरे धीरे जब बढ़ती है उसमें और भी काफ़ी नदियाँ शामिल होने लग जाती हैं और वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। इसके मध्य भाग में आप देख पा रहे हैं कुछ धाराएं उसमें आके मिल रही हैं और ये एक तरीके का विसर्ग बनाती है, यानी कि आप देख पा रहे हैं एक सांप जैसी आकृति बनाती है जिसको विसर्ग कहते हैं, यानी कि जो नदी है वो कर्व में आ जाती है। और जब ज़मीन थोड़ी ज़्यादा नीची होने लग जाती है, पूरा उसका एंड होने वाला होता है नदी का तीसरे भाग में, तो वहाँ पे ये गोखुर झील बनाती हैं। गोखुर झील का मतलब होता है कि ये इसी तरीके के यू शेप की विसर्ग बनाती हैं और नदी अपना रास्ता चेंज करती रहती है। तो जब नदी रास्ता चेंज कर देती है तो गोखुर झीलें वहाँ पे पानी जमा रह जाता है, उसको गोखुर झीलें बोलते हैं। और लास्ट में जब नदी सागर में मिलने वाली होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है और एक पक्षी के पंजे जैसा आकृति बनाती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, डेल्टा। अब इस चित्र में भारत की विभिन्न नदियां हैं, कैसे कैसे वो बह रही हैं वो आपको देखना है। देखिए अब गंगा नदी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर गंगा में यमुना नदी मिल गई है, उसके बाद शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी, ये सब आके गंगा में मिली हैं। और गंगा बाद में उसकी एक धारा भारत में ही चली जाती है जिसको हुगली नदी में वो मिल जाती है, दूसरी जो इसकी धारा है वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और बाद में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ब्रह्मपुत्र की स्थिति देखेंगे तो ये भी वहीं से शुरू हो रही है जहाँ से सिंधु स्टार्ट हुई है और ये पूरा चीन से होते हुए, जहाँ इसको चीन में सांगपो नदी बोला जाता है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंटर कर जाती है और यहाँ पे इसमें कुछ और नदियाँ मिल जाती हैं और बाद में ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। इसके अलावा यमुना नदी है जो गंगा नदी के बाईं तरफ बहती है और यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं काफ़ी, जैसे कि चंबल नदी है और बेतवा नदी है, सोन नदी गंगा की है में मिलती है। तो यमुना की जो सहायक नदी हैं वो हैं चंबल नदी और बेतवा नदी। और कुछ ये आर्टिफिशियल बनाए हुए हैं जो मानवकृत धाराएं या झीलें बनाई गई हैं। देखिए यहाँ पर इनकी अवस्थिति भी दी हुई है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर आदि। और नीचे आप देख पाएंगे नर्मदा नदी है, इसका पूरा रास्ता, और ये बाद में अरब सागर में मिल जाती है। उसी तरीके से तापी नदी। तो भारत की जो 2 नदियां हैं वो अरब सागर में मिलती हैं, बाकी सब की सब जाके इन 2 नदियों के अलावा बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो यहाँ आप दक्षिण भारत की नदियाँ भी देख पा रहे होंगे, महानदी है, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, कावेरी नदी है, ये सभी भारत की दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। उसके अलावा हमारा एक लेसन है चरवाहे वाला। तो कहाँ कहाँ पे चरवाहे लोग रहते हैं, जो कि एक जगह नहीं रहते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, अपने रहने की जगह, और अपने जानवरों के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और वही उनकी जीविका का साधन होता है। तो गुज्जर बकरवाल हमको मिलते हैं जो जहाँ रहते हैं ज़्यादातर, वो है